नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी जून में हमारे बहुत सारे पेपर्स होंगे, जैसे एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीपीओ का हो गया। तो आज हम टॉप 30 नहीं, टॉप 60 जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है संडे का। अगले संडे दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तो हर संडे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्टेट इज ओब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट अंडर विच आर्टिकल। जो हमारा आर्टिकल 49 है, जो आर्टिकल 49 है, वो क्या कहता है? वो कहता है दैट द स्टेट इज ओब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब जो स्टेट है, जो राज्य है, उसका कर्तव्य है जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं या जो भी फेमस मोन्यूमेंट्स हैं उनकी रख रखाव करना, उनका देखभाल करना, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना। इट कम्स अंडर डीपीएसपी। किसके अंदर आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं बात करूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसके आर्टिकल होते हैं 36 से लेके 51 तक, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पार्ट की, तो पार्ट 4 इंक्लूड्स द डीपीएसपी। आपने 4 चीजें याद रखनी है इस क्वेश्चन में। कौन सी रखनी है? पहली रखनी है कि आर्टिकल 49 कहता है कि ये एक राज्य का कर्तव्य है कि वो किसको, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है या जो भी है उनको प्रोटेक्ट करके रखे। दूसरी चीज क्या होती है? जो आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की, वो कौन से हैं? 36 से 51 है। और तीसरी चीज है पार्ट 4 जो है वो इंक्लूड करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब हम बात कर लेते हैं सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 39 की, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की, मतलब इक्वल पैसे मिलेंगे इक्वल काम के लिए। तो आर्टिकल 39 कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कैसे याद रखोगे? देखो, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। दोनों इक्वल होते हैं, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। उसके बाद आता है आर्टिकल 40, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। देखो, सबको समान पैसा देंगे तो उसका रख रखाव कौन करेगी? जो विलेज की पंचायत है वो करेगी। तो ऑर्गेनाइज करना विलेज पंचायत को। उसके बाद आता है आर्टिकल 43, टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आर्टिकल 44 याद रखना है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44। आर्टिकल 46 कहता है टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी। आर्टिकल 48 कहता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस। जो ये गाय को मार देते हैं, तो इसको रोकने के लिए आर्टिकल 48 है। 48 ए कहता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 50 कहता है टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल 51 कहता है टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है भाई, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइम्स आवर प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड। कितनी बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया है? तो सिर्फ एक बार किया गया है। कौन से में? जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें। और उसको हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब एक चीज याद रखना है, द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार इन 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। आपने ये चीज याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें जो है प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। और ये याद रखना है, इसमें 3 नए वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तीनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। क्या याद रखना है? एक तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कौन से नए 3 वर्ड याद रखे गए थे? तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है। उसके बाद आता है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जो चेयरमैन थे, कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपने याद रखना है, देखो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। एक तो पहला प्रेसिडेंट इंडिया का, और दोनों में सेम है। एक आपसे टेम्परेरी पूछा जाएगा, एक परमानेंट पूछा जाएगा। अगर आपसे टेम्परेरी पूछा जाए तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वॉज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली When it met on 9 दिसंबर 1946। लेकिन 11 दिसंबर को जो दोबारा बैठक हुई, ये सिर्फ 2 दिन के लिए चेयरमैन बने थे और 2 दिन के लिए प्रेसिडेंट भी बने थे।
अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, देन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेटर बिकम्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे इंडिया के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे ओनली सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, कहता है हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रपोज किया था प्रियम्बल को? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड द वर्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑन 13 दिसंबर 1946। डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रपोज किया था। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947 और तब इसको प्रियम्बल बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबोलिशेस अनटचेबिलिटी। अगर मैं बात करूं अनटचेबिलिटी की, तो आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। ठीक है, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो इन विच मंथ ऑफ 1915 डिड महात्मा गांधी फाइनली रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका आफ्टर हिज सक्सेसफुल एगिटेशन अगेंस्ट द रेसिस्ट रेजिम। ठीक है, तो ये कब आए थे? जनवरी में आए थे। महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम, देखो आपने इतना याद रखना है, एक बार फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या है? जो महात्मा गांधी थे वो रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को एनआरआई डे भी मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? एनआरआई डे मनाया जाता है, या भारतीय प्रवासी दिवस भी इसको कहते हैं। On January 1915, father of nation Mahatma Gandhi reached Bombay, sailing from South Africa, having lived there for more than 2 decades. This state was chosen in 2003 to be as भारतीय प्रवासी दिवस। इसको एनआरआई डे भी और भारतीय प्रवासी दिवस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने पास। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद वैशिका स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो ये कौन है? कनाडा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं द बेसिस ऑफ स्कूल फिलोसफी दैट ऑब्जेक्ट्स इन द फिजिकल यूनिवर्स आर रिड्यूसिबल टू फाइनाइट नंबर्स ऑफ एटम्स। ठीक है, ये आपने याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रख लो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण वॉज गिवन द टाइटल ऑफ। जो जयप्रकाश नारायण थे जेपी, उनको किसका टाइटल मिला? लोकनायक का टाइटल मिला। जयप्रकाश नारायण इज पॉपुलरली नोन एज जेपी और लोकनायक। ही वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, थ्योरिस्ट, सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल रीडर। उनका जन्म हुआ था 1902 में सीताबद्रिया में, बिहार में। ही इन्फ्लुएंस्ड, उन्होंने ज्वाइन की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929, और 1929 में ही क्या हुआ था? 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। क्या हुआ था? लाहौर सेशन, जिसके चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग की थी, याद रखना। 1929 लाहौर सेशन, उसके चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसके बाद है मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड बाय डैश रूलर इन 1191। तो चहामना। ठीक है, 1191। देखो टोटल 3 बैटल हुए थे। बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, एक हुआ था 1191 में बैटल ऑफ ट्रायन फर्स्ट, 1192 में हुआ था बैटल ऑफ ट्रायन सेकंड। अब देखो, पृथ्वीराज थर्ड वॉज चहामना रूलर। ही डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1911, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था। बट पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड बाय गोरी इन 1192। इट वॉज बैटल ऑफ तराइन। आया समझ में? देखो भाई, 2 बैटल हुए थे। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन। अगर मैं बात करूं फर्स्ट बैटल की, तो इसमें क्या किया था? जो पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज ने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को। ठीक है, लेकिन अगले ही साल मोहम्मद गोरी ने बदला लिया। मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज को। ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है। 1191 में पहला बैटल, 1192 में दूसरा बैटल। ठीक है भाई। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वायसरायज अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882। तो जो लॉर्ड रिपन था,
उसने क्या किया था, अपॉइंट किया था हंटर कमीशन को। अब हंटर कमीशन था क्या? द हंटर कमीशन ऑफ 1882 वॉज प्रिसाइडेड बाय सर विलियम हंटर। हंटर ने हंटर बुलाया 1882 में, एंड वॉज अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड रिपन एंड देन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि उस टाइम पे वाइसरॉय था। लेकिन जो हंटर कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 1882 आफ्टर अ रिक्वेस्ट ऑफ जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज मेड टू रिपन। ठीक है, उसके बाद आता है द इंडिया स्टैंडर्ड। जो इंडियन का स्टैंडर्ड है, टाइम है, कोरस्पॉन्ड्स टू द लॉन्गिट्यूड डैश डिग्री ईस्ट, तो कितना होता है 82.5 डिग्री। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 82 डिग्री 30 वेस्ट मेरिडियन पासिंग थ्रू मिर्जापुर, देयरफॉर IST इज प्लस 5.3 फ्रॉम CMT। आपने बस ये याद रखना है कितना डिग्री है, 82 डिग्री है, कहां से, मिर्जापुर से। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं इंडिया का टोटल एरिया कितना है, इतना है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया की बात की गई है यहाँ पे, पॉपुलेशन की नहीं। उसके बाद आता है इफ इन द ईस्ट इज अ गोहर मोती, इन नॉर्थ इट इज सियाचिन ग्लेशियर, देन इन साउथ इट इज। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका इंदिरा पॉइंट। अब देखो इंदिरा पॉइंट होता क्या है, इंदिरा पॉइंट को क्या कहते हैं, गुहार मोती इन द वेस्टर्न मोस्ट इनहेबिटेड विलेज इन इंडिया इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन ईस्टर्न काराकोरम रेंजेस इन द हिमालयन माउंटेन्स मार्क्स द नॉर्थर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ इंडिया। इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और मार्क्स करता है साउथर्न मोस्ट पॉइंट को इंडियन टेरिटरी के। ठीक है, उसके बाद है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट को है कब लॉन्च किया गया, किस ईयर लॉन्च किया गया, तो 1992 में किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1992 with the objective to conserve wild Asian elephants, their habitat and corridors। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आता है which of the following cities does not lie on the path of river गंगा। तो कौन सी लाई नहीं करती है, लखनऊ नहीं करती है। अब देख लेते हैं गंगा के बारे में। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, गंगा क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया में। इट इज स्प्रेड ओवर टू 2500 किलोमीटर। ठीक है, गंगा राइजेज नियर गोमुख इन उत्तराक्षी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एंड इट इज नोन एज भागीरथी रिवर। उसके बाद है भागीरथी मीट्स अलकनंदा एंड देयर इज इट इज नोन एज गंगा। जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो उसको वहां गंगा के नाम से जाना जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर है, सिस्टम है इंडिया का 2500 किलोमीटर। ठीक है भाई, उसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। पहले भारतीय कौन थे जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, तो वो थे CV रमन। ठीक है, CV रमन वॉज अवॉर्डेड द 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिल गया था। किस फील्ड में, फिजिक्स में, फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट इन विच लाइट दैट पासिस थ्रू ए मटेरियल इज स्कैटर्ड एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज चेंज्ड। 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले किसको मिला, CV रमन को मिला। कब मिला, 1930 में मिला। किस चीज के लिए मिला, नोबेल प्राइज मिला और रमन इफेक्ट के लिए मिला। ठीक है, उसके बाद है फेंटो मीन्स 10 टू द पावर रेज टू द पावर ऑफ -15। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देखो एक बार याद रख लेना, ये चीज पूछी जाएगी, मैथ में भी काम आ जाएगी। डेसी मतलब 10 की पावर -1, सेंटी मतलब 10 की पावर -2, मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की -6, नैनो 10 की 9, पिको 10 की 12, फेम्टो 10 की 15, अटो 10 की 18, जेप्टो 10 की 21, योक्टो 10 की 24। एक डेक की याद रख लो, सेंटी, मिली, नैनो, पिको तक याद रख लो आप। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रोकोडाइल्स हैव डैश हर्ट चैम्बर्स। कितने हर्ट चैम्बर्स होते हैं, 4। कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। रेप्टाइल्स जनरली हैव अ 3 चैम्बर्ड हर्ट व्हाइल क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन विद द 4 चैम्बर्ड हर्ट। देख लो भाई, वैसे तो नॉर्मली जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके 3 चैम्बर हर्ट होते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो क्रोकोडाइल का है जिसके 4 चैम्बर हर्ट हैं, इसलिए इसको पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कहता है detritivores in the soil break down the
detritus into smaller particles. This process is called fragmentation. Fragmentation क्या होता है? During the fragmentation process of detritus, small invertebrate animals like earthworms or termites called the detritivores feed on the detritus and then physically broke down of the organic matter into smaller fragments. ठीक है भाई. उसके बाद है ल्यूकीमिया. ठीक है, ल्यूकीमिया इज अ कैंसर ऑफ द ब्लड. ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया इज द कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज दैट हिंडर्स द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इंजेक्शन. ठीक है, कैरेक्टराइज बाय हाई WBC काउंट. दिस टाइप ऑफ WBC आर कॉल्ड ब्लास्ट या ल्यूकीमिया सेल्स. आपने याद रखना है ल्यूकीमिया क्या है? एक तरीके का ब्लड कैंसर है. ठीक है. द हेडक्वार्टर ऑफ WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड. ठीक है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द सक्सेसर ऑफ गेट. पहले गेट था, अब आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज क्रिएटेड इन 1947. उसके बाद है WTO बिगन ऑपरेशंस ऑन 1 जनवरी 1995. स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुई. फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है जिनेवा. उसके बाद है द बुक द लाइफ डिवाइन वॉज रिटन बाय. जो बुक है लाइफ डिवाइन वो किसके द्वारा लिखी गई है? श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई है. किसके द्वारा लिखी गई है? श्री अरबिंदो. श्री अरबिंदो ओरिजिनल नेम वाज अरबिंदो घोष. बोर्न ऑन 15 अगस्त 1872 इन कलकत्ता. दिस बुक वॉज रिटन बाय हिम 1939. और उनकी कुछ अन्य बुक्स हैं, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. सिंथेसिस ऑफ योगा, एसे ऑन गीता, पावर्स विद इन, रीबर्थ एंड कर्मा. ठीक है भाई. द फ्रेस ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस वॉज फर्स्ट कोइंड इन. कहां पे कोइन की गई थी? भूटान. ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इज अ टर्म कोइंड बाय हिज मैजेस्टी बाय द 4th किंग ऑफ भूटान जिग्मे सिंगे वोंगचुक इन 1972. बस इतना याद रखना है. ठीक है भाई. उसके बाद आता है इन विच ईयर डिड द फर्स्ट सार्क समिट टेक प्लेस. तो सार्क समिट कब हुई थी? पहली 1985 में. अब बात कर लेते हैं सार्क समिट के बारे में. देखो भाई, जो पहली समिट हुई थी, द फर्स्ट समिट वॉज हेल्ड इन ढाका, बांग्लादेश, 7-8 दिसंबर 1985. ठीक है, आपने याद रखना है. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल. 8 मेंबर्स हैं. कौन से हैं? बांग्लादेश, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, किंग्स ऑफ भूटान, नेपाल एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, मतलब इंडिया भी है. ठीक है भाई. अब देखो, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बथुकम्मा एंड बोनालू आर द स्टेट फेस्टिवल्स ऑफ तेलंगाना. बथुकम्मा और बोनालू स्टेट फेस्टिवल्स कहाँ के हैं? तेलंगाना के. बथुकम्मा इज अ फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना एंड सेलिब्रेटेड बाय वुमेन विद फ्लावर्स दैट ग्रो एक्सक्लूसिवली in each region. It is the state festival of Telangana. The festival is celebrated for 9 days during Durga Navratri. ठीक है, बथुकम्मा और बोनालू. उसके बाद है द इंडियन स्ट्रगल. द इंडियन स्ट्रगल जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई है. ठीक है, कौन सी है? इंडियन स्ट्रगल. द इंडियन स्ट्रगल वॉज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस. इट वॉज इन 2 parts. The book stands out as a major analytic study of freedom struggle. ठीक है. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इन विच ईयर वॉज द रामलीला इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी. तो ये कब हुई थी? 2008 में. इंडिया नोन फॉर इट्स हेरिटेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज हैज 14 कल्चरल हेरिटेज. आपने याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना, रामलीला को 2008 में ऐड किया गया था. ठीक है. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार इसके. अगर मैं बात करूं रामलीला की, कुडियट्टम की या वैदिक चैंटिंग की, तो 2008 में, रामान 2009 में, छऊ डांस कलबेलिया 2010 में, बुद्धियट चैंटिंग 2012, संकीर्तना 2013, योगा एंड नवरोज 16, कुंभ मेला 2017. उसके बाद दुर्गा पूजा इन कोलकाता 2021 और गरबा 2023. ठीक है, ये तो है अपने 30 क्वेश्चन. अब अगले 30 क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. देखो 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपसे पूछा गया कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है. तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है. तो फंडामेंटल राइट क्या क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम.
द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31। लेकिन जो आर्टिकल 31 था वो कहता था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जो भाई राइट टू प्रॉपर्टी है उसको किस अमेंडमेंट के तहत डिलीट कर दिया गया, तो जो 44वां अमेंडमेंट एक्ट था 1978 में, उसमें डिलीट कर दिया गया था। और राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? नाउ अ लीगल राइट। देखो पढ़ लेते हैं। द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट। अब ये लीगल राइट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, देखो एक ट्रिक बताता हूं याद रखने की, EFERC, ठीक है। EFERC आपके हो जाएंगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। बताता हूं कैसे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वेलिटी का। 15 क्या कहता है? राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी जाति, धर्म या सेक्स या किसी भी बर्थ प्लेस, किसी भी उससे हम उसमें कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है राइट टू इक्वेलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकार का कर्तव्य है रोजगार देना। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, मतलब हमें बोलने का पूरा अधिकार है। और आर्टिकल 29, 30 होते हैं अपने कल्चरल और एजुकेशनल राइट के, ठीक है। ये क्या कहते थे? फंडामेंटल राइट्स नॉट अवेलेबल टू एलियंस। एलियन मतलब जो बाहर के हैं। और फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू ऑल। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल 20। 21 सभी को पता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इंपॉर्टेंट है। 22 होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 21A होता है राइट टू एजुकेशन। ये आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ। जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए, ठीक है। आवर प्रियम्बल इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, इसलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे, संवैधानिक दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। ये इंक्लूड करता है सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी और इक्वालिटी एटसेट्रा। उसके बाद है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो सिर्फ 6 महीने होते हैं, जो मैक्सिमम उनका गैप होता है वो 6 महीने का होता है। अंडर आर्टिकल 85, जो आर्टिकल 85 है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोग्यू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड टू डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट के पास पावर है और इनमें 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता 2 सेशंस के बीच, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज कैन बी प्रोक्लेम्ड इन इंडिया। तो 3 टाइप की इमरजेंसी हैं। कौन सी है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट। पार्ट कौन सा है? 18 और आर्टिकल है 352 से 360। 352 फिर 356 फिर 360, ठीक है। उसके बाद आता है विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ उसके पास फाइनल अथॉरिटी है। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया एंड हैज अल्टीमेट जुडिशियल अथॉरिटी टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, विद विच रिलीजियन इज काविल्या एसोसिएटेड। तो काविल्या जो है वो जैनिज्म से संबंधित थी। काविल्या इज द जैन कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन। All things in existence are divided into 2 parts, जीवा एंड अजीवा। एक जीव है, एक अजीव है। काविल्या is a result of living beings becoming free of this entanglement, ठीक है भाई। उसके बाद है द लीडिंग ऑफ लाइट ऑफ रामा कल्ट वो सेंट पोएट तुलसीदास। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस इज एन एपिक पोएम इन द अवधी डायलेक्ट ऑफ हिंदी कंपोज्ड बाय गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस का मतलब है लेक ऑफ द डीड्स ऑफ राम, ठीक है।
उसके बाद आता है विच एम्परर्स आर्मी डिड महाराणा प्रताप फाइट इन द बैटल ऑफ हल्दीघाट। सीधा सा आपसे बैटल ऑफ हल्दीघाट पूछा गया है अकबर। देखो अब बैटल ऑफ हल्दीघाट याद रखना है। जो बैटल ऑफ हल्दीघाट था वो कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 में। बैटल ऑफ हल्दीघाट 18 जून 1576 महाराणा प्रताप के बीच और अकबर के बीच, लेड बाय मानसिंह फर्स्ट ऑफ एम्बर। ठीक है, आपने सिर्फ इतना याद रखना। ठीक है, उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP फाउंडेड। तो 1934 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज अ लेफ्ट विंग विद इन कांग्रेस फॉर्म्ड विद नरेंद्र देवा एंड जयप्रकाश नारायण इज 1934। JP नारायण, इनको क्या नाम दिया गया था? लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। उसके बाद आता है इन 1937 की अगर मैं बात करूं, द कांग्रेस फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन 7 स्टेट्स। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी है गेन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन बॉम्बे, मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा एंड सेंट्रल प्रोविंसेस। आपने इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं अरावली की, तो वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। ठीक है, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 692 किलोमीटर, द अरावली कवर्स द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एंड हरियाणा। द अरावली रेंजेस आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है भाई, उसके बाद आता है कार्डोमोम हिल्स लोकेटेड इन। कहां पे है कार्डोमोम हिल्स? केरला में। द कार्डोमोम हिल्स और येला मेला आर द माउंटेन रेंज ऑफ साउथर्न इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड इन केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद अगला आता है जोजिला पास। किस किस को कनेक्ट करता है? जोजिला पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पेयर्स। तो श्रीनगर से ले को कनेक्ट कौन सा करता है? जोजिला पास। जोजिला पास इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3528 मीटर ऑन द नेशनल हाईवे A1 कनेक्टिंग श्रीनगर, कारगिल एंड लेह। श्रीनगर, कारगिल और लेह को कनेक्ट करता है जोजिला पास। ठीक है, उसके बाद है कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो ये आंध्र प्रदेश में। देखो एक आंध्र प्रदेश का डांस भी है, कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश का एक तो आप कोलेरू लेक याद रख लो, एक कुचिपुड़ी डांस रख लो, क्योंकि के से केलेरू, के से कुचिपुड़ी। कोलेरू लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। याद रखनी है, क्यों पूछी जाती है? क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, और ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। दिस लेक इज फेड बाय बुडामेरू एंड तमिलीमेरू स्ट्रीम्स। इट इज द लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। ठीक है, उसके बाद है द माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इज विंध्यास। ठीक है, जो विंध्यन रेंज है कंसिडर्ड एज द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। इट रन्स पैरेलल टू द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश एंड एक्सटेंड्स अप टू गुजरात इन द वेस्ट एंड यूपी बिहार इन द ईस्ट। ठीक है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर? प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है? पास्कल। A Pascal is the SI derived unit of measurement of pressure. A Pascal is a pressure of 1 Newton per square meter. The unit of pressure has been named by Blaise Pascal. ठीक है, उसके बाद आता है लैक्टोमीटर एंड हाइड्रोमीटर आर बेस्ड ऑन द डैश प्रिंसिपल। तो जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था उस पे बेस है। लैक्टोमीटर जो है वो एक डिवाइस है जो फाइंड करता है प्योरिटी ऑफ मिल्क सैंपल की, और हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बोथ दीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। 3 पॉइंट है, तीनों याद रखो। पहला क्या है? लैक्टोमीटर क्या करता है? प्योरिटी चेक करता है मिल्क की। दूसरा है हाइड्रोमीटर जो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और दोनों के दोनों आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ईस्ट एंड मशरूम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ विच किंगडम। तो ये जो फंगई किंगडम है इसके हैं ईस्ट मोल्ड्स, मशरूम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी। ईस्ट आर यूरोक्रेटिक सिंगल कोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ फंगस किंगडम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एट व्हाट pH वैल्यू टूथ स्टार्ट्स टू डिके। तो ये है 5.5। Tooth decay can occur when the pH level in the mouth is 5.5. Enamel starts to demineralize when exposed to pH value of about 5.5 और न्यूट्रल वैल्यू होती है pH की 7। ठीक है,
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज क्योज्ड बाय बैक्टीरिया। अगर मैं बात करूं टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये बैक्टीरिया से होती है। टीबी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द लंगस, इट इज टिपिकली क्योज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। अगर मैं बात करूं कॉमन कोल्ड की, तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है। एड्स की बात करूं तो वायरस से, और डेंगू की बात करें तो मॉस्किटो बोर्न ट्रॉपिकल डिजीज है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड वाज कंसीव्ड इन द ईयर, ये हुआ था आपका 1961 में। द ज्ञानपीठ अवार्ड इज एन इंडियन लिटरेरी अवार्ड दैट वाज कंसीव्ड बाय भारतीय ज्ञानपीठ रिसर्च। ठीक है, उसके बाद आता है हु इज द ऑथर ऑफ बुक वी आर डिस्प्लेस्ड। तो वी आर डिस्प्लेस्ड के ऑथर कौन है? मलाला यूसुफजई। वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड इज अ 2019 बुक बाय मलाला यूसुफजई। सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट इज अ ईयरली रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, 2004 से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये किसके द्वारा? नीति आयोग डेवलप करता है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? PM होते हैं। नीति आयोग अंडरटुक द एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ मेजरिंग इंडिया एंड स्टेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स SDG फॉर 2030। फर्स्ट SDG इंडेक्स जो है वो बेसलाइन रिपोर्ट 2018 के उस पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है इन विच ईयर, जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1893 में। यही चीज यहां लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5-year प्लान ऑफ इंडिया। तो थर्ड 5-year प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन को। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया बिगेन ड्यूरिंग द थर्ड 5-year प्लान फ्रॉम 1961। थर्ड की बात की गई तो 1961 से 1966 तक। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? 1951 से 1956 तक पहला, फिर 1956 से 1961 तक दूसरा। ये पहला था, हैरोल्ड मॉडल पे था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगर मैं बात करूं पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व इज अ प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन सतपुरा रेंज ऑफ MP। एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में और इसको यूनेस्को में ऐड कर लिया गया था 2009 में। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।